माया के नगर बग्गू और पापा की परी को मेरे सफल नमस्कार। आज हम लोग करने वाला हमारा चैप्टर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, इसका थर्ड लेक्चर। तो चलिए शुरुआत करते हैं। जो अपन अगला पार्ट जो हम लोगों को कंटिन्यू करने था वो था, हमको करना था प्रोटिस्टा। कल हमने मोनेरा देखा था और उसके क्लासिफिकेशन देखे थे, दैट वर आर्च बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा, रिकेट्सिया और आपका साइनोबैक्टीरिया। और आज हम लोग देखने वाले हैं प्रोटिस्टा। उसके पहले के जो लेक्चर है अगर आपने नहीं देखे होंगे तो प्लीज देख लीजिए, तो जाके आपको आगे बढ़कर आपको आसानी होगी चीजों को समझने में। तो चलिए शुरुआत करते हैं प्रोटिस्टा के बाबत जान के। प्रोटिस्टा तो था, अब प्रोटिस्टा जो था आपका हैकल ने डिस्कवर किया था। प्रोटिस्टा जो किंगडम था उसको हैकल ने डिस्कवर किया था। विटेकर के अनुसार अब ये जो किंगडम रहेगा सबसे पहला किंगडम रहेगा जो आपका यूकैरियोटिक रहेगा, परंतु ये अभी भी यूनिसेलुलर ही है। ये यूकैरियोटिक रहेगा परंतु अभी भी ये यूनिसेलुलर है, इसलिए इसको कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द यूकैरियोट्स एंड द प्रोकैरियोट्स भी कहा जाता है। इसलिए इसको कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स भी कहा जाता है। इसको मोनेरा और अदर 3 किंगडम के बीच के कनेक्टिंग लिंक भी कहा जाता है। फिर उसके बाद अगला आता है कनेक्टिंग, इसका आता है कि इट वाज डिस्कवर्ड बाय हैकल, कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द मोनेरा एंड द अदर किंगडम। मैंने बता दिया क्योंकि इन दोनों के बीच में आता है। मोटाइल विद द हेल्प ऑफ सीलिया, फ्लैजेला एंड सूडोपोडिया। सीलिया, फ्लैजेला और सूडोपोडिया, ये सब टर्म्स आपको अवगत रहने चाहिए। नहीं है तो एक काम करते हैं, आपको बेसिक बता देती है। सीलिया, फ्लैजेला रहते हैं, प्रोजेक्शन रहती है आउटवर्ड, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन रहती है। तो वो क्या करते हैं, इन सब माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं इनको मूवमेंट के लिए मदद कर देते हैं। फिर उसके बाद अगला आता है कि सीलिया फ्लैजेला जो होते हैं, सीलिया और फ्लैजेला, इसके एनसीईआरटी में लाइन एक्चुअली नहीं है इस बाबत। सीलिया फ्लैजेला जो होते हैं वो कभी भी याद रखिए 9+2 के फॉर्मेट में आते हैं। 9+2 के फॉर्मेट में आते हैं, पैटर्न में आते हैं कि सीलिया 9, फ्लैजेला 2, सीलिया 9, फ्लैजेला 2। और जो सेल एनवेलप प्रेजेंट है, अब यूकैरियोटिक है तो ये जाहिर सी बात है उसका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वेल डेवलप्ड होगा, ठीक है ना जी। उसमें सेल मेम्ब्रेन, उसका सेल एनवेलप होता है जिसके अंदर एक सेल मेम्ब्रेन होगी और ऑर्गेनल्स की मेम्ब्रेन होगी। यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर अपन ने देख लिया, इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तो वेल डेवलप्ड ही होनी चाहिए। ऑर्गन बाउंडेड न्यूक्लियस रहने, ऑर्गन बाउंडेड न्यूक्लियस रहता है, प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियस विच इज ऑर्गन बाउंडेड, विच इज ऑर्गेनल्स विच आर बॉन्डेड टू द मेम्ब्रेन। मतलब प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियस विथ ऑर्गेनल्स बाउंडेड टू द मेम्ब्रेन, मतलब एक न्यूक्लियस है इसके अंदर न्यूक्लियस अच्छा खासा तैयार हुआ हुआ न्यूक्लियस प्रेजेंट है, क्योंकि ये यूकैरियोटिक है और उसके जो ऑर्गेनल्स है वो सब मेम्ब्रेन से जुड़े हुए हैं, फ्लोट नहीं कर रहे हैं। सो द ऑर्गेनल्स आर बाउंडेड टू द मेम्ब्रेन एंड द न्यूक्लियस इज प्रेजेंट विद एन ऑर्गन बाउंडेड मेम्ब्रेन। न्यूक्लियस इज यूनिसेलुलर, न्यूक्लियस इज यूनी बाय मल्टीन्यूक्लिएटेड, न्यूक्लियस इज यूनी बाय मल्टीन्यूक्लिएटेड न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस जो होता है या तो ये यूनी न्यूक्लिएटेड, मल्टी न्यूक्लिएटेड, बाय न्यूक्लिएटेड। अगर आप रिपीटर या क्लास 12 वाले हैं तो आपको पता होगा यूनी न्यूक्लिएटेड, बाय न्यूक्लिएटेड, मल्टी न्यूक्लिएटेड वाला टर्म कि इसमें क्या होता है, अपना जो बॉडी सर्कुलेशन एंड फ्लूइड्स है उसमें आप समझ सकते हैं कि वो जो बी डेड, हेडफोन शेप, एस शेप, वो सब जो है यूनी न्यूक्लिएटेड, बाय न्यूक्लिएटेड, मल्टी न्यूक्लिएटेड, वो सब टाइप के कोई उसके वो थे। तो इसी में भी ऐसा ही होता है। इसमें डीएनए क्रोमोसोम प्रेजेंट है, जाहिर सी बात है आपका डीएनए क्रोमोसोम प्रेजेंट होगा। अब इसमें कैसा है, राइबोसोम जो होता है 80S का राइबोसोम होता है। पिछले इसमें मैंने आपको होमवर्क में पूछा था कि 70S राइबोसोम का क्या फॉर्मूला था। आज के होमवर्क में मैं पूछता हूँ कि आपके 80S राइबोसोम का क्या फॉर्मूला रहेगा, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। यूनिसेलुलर बॉडी स्ट्रक्चर रहता है जो कॉलोनियल हो सकता है या सॉलिडेटरी हो सकता है। यूनिसेलुलर बॉडी स्ट्रक्चर होता है जो कॉलोनियल हो सकता है या सॉलिडेटरी हो सकता है। कॉलोनियल मतलब एक कॉलोनी के जैसे बनाने वाला, और सॉलिडेटरी मतलब एक तरह से एक अकेला रहने वाला, ठीक है ना जी। यूनिसेलुलर बॉडी स्ट्रक्चर दैट कैन बी कॉलोनियल और सॉलिडेटरी। सेल वॉल में भी प्रेजेंट और एब्सेंट। अगर सेल वॉल इसमें क्या होती है, प्रेजेंट हो सकती है या तो एब्सेंट भी हो सकती है, जरूरी नहीं कि सेल वॉल हमेशा ही प्रेजेंट रहे, ठीक है ना। द सेल वॉल में भी प्रेजेंट विद द सेलुलोज, सेल वॉल में भी प्रेजेंट विद द, अगर सेल वॉल प्रेजेंट है तो उसको सेलुलोजिक सेल वॉल होना पड़ेगा। जरूरी नहीं है कि प्रोटिस्टा के अंदर सेल वॉल प्रेजेंट हो, लेकिन प्रेजेंट है तो इसका मतलब ये है कि उसको सेलुलोजिक सेल वॉल होना पड़ेगा। पेलिकल, शेल और क्यूटिकल में ऑल्सो भी प्रेजेंट। पेलिकल, शेल जो क्यूटिकल दे में ऑल्सो भी प्रेजेंट। आगे जाके आपको ये जो क्राइसोफाइट, डायनोफ्लैजिलेट्स, इनमें ये सब दिखने चाहिए, ठीक है ना जी। अच्छा, टाइप्स ऑफ प्रोटिस्ट अगर अपन देख ले तो क्राइसोफाइट, डिनोफ्लैजिलेट्स, यूग्लिनोइड, स्लाइम मोल्ड और प्रोटोजोन। प्रोटोजोन में भी और अलग 5 तरह रहेंगे, वो अपन और आगे इसमें आज के लेक्चर में देखने वाले हैं। तो अपन ने अब तक क्या क्या देख लिया भैया, ये अपन एनसीईआरटी में रिव्यू ले लेते कि एनसीईआरटी का क्या कहना है इसके बाबत। एनसीईआरटी के इंट्रोडक्शन में कोई इन्फॉर्मेशन इतनी नहीं है। ये जो नोट्स है, ये नोट्स इस तरह से क्यूरेट किए गए कि आपको अदर चैप्टर से भी इसको लिंकअप करते आए और वो पॉइंट आपके छूटे ना, ठीक है ना।
किंगडम प्रोटिस्टा सिंगल सेल यूकैरियोट्स रहते हैं, ठीक है ना, यानी यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक जो होते हैं प्रोटिस्टा के अंदर आती है। इसकी बाउंड्रीज ऑफ दिस किंगडम आर नॉट वेल डिफाइंड। हाँ, ये एक पॉइंट अपने को नोट करना चाहिए कि boundaries of the kingdom is not well defined. It may be a photosynthetic what may be a photosynthetic protestant to one biologist may be a plant to another. In this book include chrysophytes, dinoflagellates, euglenoids, slime molds and protozoan under protists. Member of protozoa are primarily aquatic and linked with other dealing with plants and animal. इनको इसलिए आप लोग क्या कहते हैं, कनेक्टिंग लिंक कहते हैं, and form the link between dealing with plants and animal and fungi. Being eukaryotic, the protistous cell body contains well-defined nucleus and other membrane-bound organelles. देखा अपन ने समय फ्लैजेला और सीलिया, फ्लैजेला और सीलिया यहाँ पे प्रेजेंट है, दैट इज इन 9+2 के पैटर्न में, 9+2 के पैटर्न में। इनका जो रिप्रोडक्शन होता है वो सेक्सुअली होता है या एसेक्सुअली भी हो सकता है, सेल फ्यूजन और जाइगोट फॉर्मेशन के द्वारा। और अगर मतलब एसेक्सुअली नहीं, हाँ मतलब एसेक्सुअली की बात नहीं है, अगला स्टेटमेंट सेक्सुअली जो होता है सेल फ्यूजन एंड जाइगोट फॉर्मेशन द्वारा होता है, और एसेक्सुअली तो उसका एसेक्सुअल मेथड से होगा, ठीक है ना जी। तो अपन ने अब तक क्या क्या पॉइंट देख लिए कि प्रोटिस्टा जो था सिंगल सेल यानी यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट था। अगर प्रोकैरियोट था तो उसके न्यूक्लियस है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स है, उसका सीलिया और फ्लैजेला भी प्रेजेंट है, सेल वॉल में भी प्रेजेंट और एब्सेंट। अगर सेल वॉल प्रेजेंट है तो सेलुलोजिक सेल वॉल रहेंगी। फिर उसके हैकल ने डिस्कवर किया था इसके 5 जो ग्रुप है वो है क्राइसोफाइट, डिनोफ्लैजेलेट, यूग्लिनाइट, स्लाइम मोल्ड और आपके प्रोटोजोआंस। फिर उसके बाद अगला जो आता है, इसके अंदर जो होता है सेल वॉल प्रोटेक्शन सेल बॉडी जो के अंदर जो होता है न्यूक्लियस और मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स रहते हैं। फ्लैजेला और सीलिया 9+2 पैटर्न में होते हैं। सेक्सुअली या एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर सकता है, सेक्सुअली करेगा तो सेल फ्यूजन और जाइगोट फॉर्मेशन से रिप्रोडक्शन करेगा। अब आते हैं किंगडम प्रोटिस्टा के बाद किंगडम प्रोटिस्टा के डिवीजन के अंदर आते हैं, दैट इज क्राइसोफाइट्स, ठीक है ना जी। चलिए तो शुरुआत करते हैं क्राइसोफाइट्स के ऊपर। क्राइसोफाइट्स को देखते हैं। क्राइसोफाइट्स वो होते हैं जिनके अंदर आपके सबसे पहले सेल वॉल्स रहती है। सेल वॉल जो होती है वो एक दूसरे को ओवरलैप ईच अदर टू फिट इन एज अ सोप केस। क्राइसोफाइट्स में द सेल वॉल्स जो होती है वो इस तरह से ओवरलैप हो जाती है कि वो एक सोप केस बनाते हैं। आप भी मेरे साथ एक एक्टिविटी कीजिए कि सबसे पहले अपना एक हाथ ऐसा लीजिए और दूसरा हाथ अपना कुछ ऐसा लीजिए और कुछ इस तरह से वो कीजिए। तो जो वो रहता है क्या कहते हैं आपका क्राइसोफाइट्स, उसकी सेल वॉल जो होती है कुछ इस तरह से अटैच हो जाती है जो एक सोप केस के जैसा कवर बनाए, ठीक है ना जी। आप इसको ऑयस्टर वाले इससे कंपेयर मत कीजिए, जो आपका पिनेक्टाडा रहता है, जो आपका सीप रहता है, ये जो पर्ल रहता है, पर्ल ऑयस्टर, उससे आप उसको कंपेयर मत कीजिए। वो एक अलग वो सोप केस के जैसा नहीं है। वो सोप केस के जैसा मतलब है पर इतना नहीं है, लेकिन ये ज्यादा ही है। ये सोप केस के जैसा अपने आप को इस तरह से फिट कर लेता है सेल वॉल्स को। वो उसकी सेल वॉल नहीं है, हाँ वो उसकी सेल वॉल नहीं, वो एनिमल है। भले ही आपका जो पिनेक्टाडा रहता है वो सोप केस के जैसा ही रहता है, उसका जो सीप का जो वो रहता है ना, क्या कहते हैं उसका जो शेल रहता है, सीशेल, आपका सीशेल, उसको सीशेल नहीं बोलेंगे, उसको वो उसका कवरिंग बोलेंगे, आउटर का प्रोटेक्टिव कवरिंग। तो वो जो भी रहता है वो भी सोपकेस के जैसा ही फिट रहता है, लेकिन वो उसकी सेल वॉल नहीं रहती। इसमें जो सेल वॉल रहती है वो एक्चुअली आपके सोपकेस के जैसे फिट हो जाती है। फिर जो आपका ये जो होता है ये फ्रेश और मरीन वाटर में पाए जाने वाले प्राणी होते हैं। ये जो प्राणी होते हैं फ्रेश और मरीन वाटर में पाए जाते हैं। ये जो पैसिवली इन वाटर फ्लोट पैसिवली इन वाटर दैट इज प्लैंक्टन। एनसीईआरटी में स्टेटमेंट लिखा है शायद, दैट दे फ्लोट पैसिवली इन वाटर नोन एज प्लैंक्टन्स। नहीं, हाँ लिखा है दे आर माइक्रोस्कोपिक एंड फ्लोट पैसिवली इन वाटर करंट नोन एज प्लैंक्टन। अब इसका अर्थ क्या है स्टेटमेंट का? ये सब बच्चे रट तो लेते हैं कि फ्लोट पैसिवली इन वाटर दैट इज प्लैंक्टन, पर इसका क्या है कि भैया बहते हुए पानी के साथ बहना इज नोन एज प्लैंक्टन। बहते हुए पानी के साथ ये बहते हैं, मतलब बहती गंगा में ये बहते जा रहे हैं। इसको अपन प्लैंक्टन को, इस टर्म जो होता है, ये जो प्लैंक्टन टर्म जो होता है कि उसको ही अपन कहते हैं कि भैया फ्लोटिंग पैसिवली विद द वाटर करंट। एक्चुअली नोट्स में एक करेक्शन ये रहना चाहिए था कि एनसीईआरटी में स्टेटमेंट ऐसा कि फ्लोट पैसिवली विद द वाटर
करंट, इस तरह से रहना चाहिए था वो, ठीक है ना। दैट इज प्लैंकटन। तो प्लैंकटन का अर्थ क्या हो गया, बहते पानी के साथ बहते हुए। इसका साथ बाजू में हिंदी अनुवाद भी लिखा है। सेल वॉल जो होती है वो सिलिका से एम्बेडेड रहती है, यानी इसकी सेल वॉल के अंदर सिलिका भरपूर मात्रा में पाया जाता है। डायटमशियस अर्थ, अभी डायटम, दो टर्म्स जो बहुत ही इसमें कंफ्यूजिंग थे कि डायटमशियस अर्थ की क्या चीज रहती है और एक प्लैंकटन क्या चीज रहती है। प्लैंकटन तो अपन ने देख लिया कि बहते हुए पानी के साथ वो बहता जा रहा है, यानी वाटर करंट से बहते चला जाएगा। डायटमशियस अर्थ क्या चीज है, एक साथ जब बहुत सारे डायटम्स, इसलिए क्या आता है क्रायोसोफाइट्स में सबसे ज्यादा पाए जाने वाले तो डायटम रहते हैं, गोल्डन एल्गी रहते हैं। तो डायटमशियस अर्थ का क्या होता है, जब एक साथ बहुत सारे डायटम्स एक बार मर जाते हैं तो वो सिलिका उनके अंदर का अक्यूमुलेट होकर जमीन को पूरा टुकड़ा बना देती है। मतलब समझो अब ये एक मेरा डायटम है, ये डायटम अभी अभी जिंदा है लेकिन अभी मर गया। अब उनके पास थोड़ी ना कोई मशान नहीं रहेंगी या कब्रिस्तान रहेगा कि भैया मर गए तो चलो जला दे इनको या गाड़ दे इनको, ऐसा थोड़ी ना भैया, ये थोड़ी ना होता है उनमें। उनमें वो क्या होता है, वो आप समझो अगर कोई डायटम मर गया वो वहां का वहां पड़ा रहेगा, अगले डायटम को कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा। दूसरा डायटम आएगा वो मर गया, फिर वो इस तरह से, वो इस तरह से होगा, वो ऐसे, फिर एक के ऊपर एक, फिर एक के ऊपर ऐसा, फिर ऐसा, फिर ऐसा, फिर ऐसा। आप समझ रहे हैं ना, मतलब एक पूरा ऐसा एक हीप का हीप बनते जाएगा, जिसकी वजह से डायटमशियस अर्थ मतलब उनकी एक पूरी ऐसी जमीन बन जाएगी जिसके ऊपर सिर्फ डायटम ही डायटम है। और ये जो रहता है सिलिका का बहुत बड़ा एक रिच सोर्स बन के उभरता है। ये जो होते हैं मोस्टली फोटोसिंथेटिक होते हैं, यानी लाइट के थ्रू एनर्जी डिराइव फॉर एटीपी बनाने वाले प्राणी। यूज पॉलिशिंग और यूजेज आर ऑफ पॉलिशिंग, फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल। ग्रिटी होने के कारण ये जो रहते हैं ये पॉलिशिंग, फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल के लिए काम आ जाते हैं। इसके अंदर की जो सिलिका रहती है वो आपके क्या काम आती है, पॉलिशिंग और फिल्ट्रेशन के लिए काम आती है। डायटम्स एक स्टेटमेंट है, डायटम्स आर द चीफ प्रोड्यूसर्स ऑफ द ओशन। डायटम्स आर द चीफ प्रोड्यूसर ऑफ द ओशन। ये जो पॉइंट है आपको डायरेक्टली 12th के लास्ट चैप्टर मतलब नीट के सफर के एकदम आखिरी में आपको एक पॉइंट आएगा, दैट इज द आवर एनवायरमेंट वाले चैप्टर में प्रोड्यूसर्स एंड ओशन का चीफ प्रोड्यूसर बोल के कौन रहेगा, तो ओशन का चीफ प्रोड्यूसर जो है आपका डायटम्स रहता है, ठीक है ना जी। इसके अगर मैं एग्जांपल बता दूं तो वो रहेंगे गोल्डन एल्गी और डेस्मिड्स, सॉरी गोल्डन एल्गी जिनको हम डेस्मिड के नाम से भी जाना जाता है, और डायटम्स। डायटम जो अपन ने डायटम से सिर्फ देखा, ठीक है ना जी, और जो गोल्डन एल्गी रहेंगी वो अपनी होती है डेस्मिड, ठीक है ना जी। तो अपन ने क्राइसोफाइट्स के बारे में देख लिया, क्राइसोफाइट्स का ये यूजेस देख लिया कि भैया वो पॉलिशिंग, फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल के काम आता है क्योंकि उसकी ग्रिटी होती है वो। अब अपन ग्रिटी का क्या मतलब होता है वो देखते हैं, है ना, कि किसी का एकदम ऐसा कोर्स ग्रेन के जैसा क्या कहते हैं, एक किरकिरा सा एक फील आना, जैसे कि अगर समझो आपने थोड़ा सा ऐसा एक फील आना कि भाई ग्रिटी का मतलब अगर कोर्स ग्रेन जो बोलते हैं अपन, कोर्स ग्रेन को अपन हाथ में ले तो कैसा फील आता है, उसको ग्रिटी फील बोलते हैं। तो ये जो होता है ऑयल जो रहता है इसका, जो डायटमशियस अर्थ में जो वो होती है वो ग्रिटी फील देती है इसकी, इसलिए वजह से इसके ऑयल को अपन जो निकलता है उसको पॉलिशिंग और फिल्ट्रेशन में अपन वापरा जाता है। अगला देखते हैं डिनोफ्लैजिलेट्स के बारे में। तो जो डिनोफ्लैजिलेट्स थे उसके नाम से अपन पता चल जाता था कि भैया डायनो मतलब दो, फ्लैजिलेट्स मतलब फ्लैजेला, तो दो फ्लैजेला इसमें थे। तो इसके जो फ्लैजेला थे वो एक ट्रांसवर्स था और एक लॉन्गिट्यूडनल था, ठीक है ना। इसका स्ट्रक्चर अगर आप देखें तो अगर आपने बाहुबली पिक्चर देखी होगी, सभी ने देखी है बाहुबली पिक्चर, अगर नहीं देखी होंगी तो आप यूट्यूब पे सर्च करना, मतलब अभी पढ़ लो पहले, बाद में लेक्चर होने के बाद सर्च करना, नहीं तो तुम जाएंगे लगेज लेक्चर छोड़ के सर्च करने को, पहले पढ़ लो। अगर देखी है तो विजुअलाइज कर सकती कि भैया वो जो सीन था जिसमें वो भल्लाल देवन, वो एक शिवगामी देवी एक वो बनाते बहुत बड़ी एक बैरियर, भल्लाल देवी सॉरी अपना क्या नाम था इसका, अमरेंद्र बाहुबली एक बहुत बड़ा एक वो बना था बैरियर, ऐसा 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 और फिर बीच में एक ऐसा। तो वो वैसा एक क्या करते हैं ये लोग, ऐसा ये एक शील्ड और आर्मर के जैसा एक पूरा एक शील्ड के जैसा वो बना लेते हैं, अपने शील्ड के जैसी केस बना लेते हैं, ठीक है ना। आर्मर के जैसी एक स्टिफ इंटरलॉक हो जाती है एक दूसरे में, और वो उस तरह से उनकी सेल वॉल बनाते हैं। तो अपन इसके ओवरऑल तो अपन ने पॉइंट्स देख लिए, अब अपन इसका देखते, अपन थ्योरी वाइज देखते इससे क्या क्या पॉइंट्स है कि ये जो होते हैं सबसे ज्यादा मरीन वाटर में पाए जाते हैं। दे आर फाउंड मोस्टली इन द मरीन वाटर। They have flagella which can be one transverse and one longitudinal. They have flagella which can be one transverse and one
लॉन्गिट्यूडनल। फोटोसिंथेटिक कलर जो होता है इसमें येलो, ग्रीन, रेड, ब्राउन एंड ब्लू रहता है। इसमें मतलब जो नॉर्मली जो फोटोसिंथेटिक कलर रहते हैं, अगर आप क्लास 12 या रिपीटर के हैं या 11th में आपने प्लांट किंगडम कर चुके हैं तो आपको पता होगा कि भाई फोटोसिंथेटिक कलर कौन कौन से रहते हैं। आपने अगर फोटोसिंथेसिस इन फ्लावरिंग प्लांट्स वाला पार्ट भी कर लिया है तो वो वाला आप उसमें अपने को है कि ग्रीन कलर, येलो ग्रीन, ग्रीन येलो, ग्रीन येलो, येलो रेड ऑरेंज, वैसा उसका कॉम्बिनेशंस के कलर जो थे। और आपका प्लांट किंगडम में जो आपके 3 एल्गेज है उनके कलर, दैट इज ग्रीन, ब्राउन एंड रेड, तो ये सब कैसे फोटोसिंथेटिक कलर्स है एक्चुअली। ये सब ब्लू हो गया, ग्रीन, ब्लू भी एक एक्चुअली फोटोसिंथेटिक कलर ही है। तो फोटोसिंथेटिक कलर कौन कौन से हो गए? येलो, ग्रीन, ब्लू, ब्राउन, रेड और बस इतने फोटोसिंथेटिक कलर में आ गए। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट जो होता है क्लोरोफिल ए विथ फ्यूकोजैंथोफिल प्रेजेंट रहता है। अब आपको फ्यूकोजैंथोफिल का जो वर्णन है वो आपको अगले चैप्टर प्लांट किंगडम में भी मिल जाएगा, इसलिए इसको करना पहले जरूरी था। Photosynthetic pigments such as chlorophyll A and fucoxanthophil, large nucleus known as mesokaryocytes। इसका न्यूक्लियस जो होता है बहुत ही बड़ा रहता है, इसलिए इसको अपन mesokaryocytes के नाम से भी पहचानते हैं। सेलुलोजिक सेलुलोजिक सेल वॉल यानी सेलुलोज से युक्त जो सेल वॉल्स रहती है वो अपने आप को एक आर्मर की जैसी एक स्टिफ प्लेट बना लेता है। आर्मर की जैसे अपने आप को एक प्लेट बना लेता है जो एक दूसरे से इंटरलॉक होकर एक स्टिफ बना लेती है, एक स्ट्रक्चर बना लेती है जो बहुत ही उसके प्रोटेक्शन में बहुत ज्यादा मदद कर देता है। स्टोरेज ऑफ ऑयल एंड पॉलीसैकेराइड ल्यूकोसिन। पॉलीसैकेराइड, ल्यूकोसिन और ऑयल की स्टोरेज रहती है इसके अंदर। डाइनोफ्लैजेलेट्स के अंदर ल्यूकोसिन और पॉलीसैकेराइड्स के ग्लूकोसिन की स्टोरेज रहती है, ऑयल और पॉलीसैकेराइड ग्लूकोसिन की। रेड टाइड जो होती है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिनोफ्लैजिलेट्स। रेड टाइड जो होती है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिनोफ्लैजिलेट्स से एनसीईआरटी ने क्या किया कि भैया बस इतना बोल दे कि रेड टाइड जो होती है डिनोफ्लैजिलेट्स की कैरेक्टरिस्टिक्स रहती है, लेकिन होता क्या है रेड फ्लैग वो किसी ने बताया नहीं। तो होता ये है कि रेड डिनोफ्लैजिलेट्स जिसको अपन गोनियालॉक्स कहते हैं, गोनियालॉक्स, तो गोनियालॉक्स जो होता है इट कॉजेस अ रैपिड मल्टीप्लिकेशन दैट मेक्स द सी अपीयर रेड। तो गोनियालॉक्स का क्या होता है? गोनियालॉक्स को आप अपन प्यार से हम गोनिया कहेंगे। तो गोनिया के क्या होते हैं? गोनिया के हो जाते हैं बहुत सारे बच्चे। अब बहुत सारे बच्चे थे तो उसके घर में बहुत सारी गर्दी दिखने लग जाती, बहुत सारे बच्चों की किलबिल। तो वैसे ही क्या करता, गोनिया जो है, गोनियालॉक्स जो है समुद्र में रैपिड अपने मल्टीप्लिकेशन के कारण उस समुद्र को पूरे तरह से लाल अपीयर होने लग जाता है, लाल अपीयर होने लग जाता है। ये इट रिलीजेस अ टॉक्सिन विच इज हार्मफुल फॉर द मरीन विच इज नोन एज सेक्सोटॉक्सिन। ये इस बार की नीट में शायद इसके बारे में कुछ था सेक्सोटॉक्सिन के बारे में, दैट इट रिलीजेस द हार्मफुल टॉक्सिन विच इज नोन एज सेक्सोटॉक्सिन। मोलेस्क को पैरालिटिक अटैक दिलाने वाला टॉक्सिन इज सेक्सोटॉक्सिन जो आपके डिनोफ्लैजिलेट्स रिलीज करते हैं। ये आपको कनेक्ट करा गया है चैप्टर एनिमल किंगडम के साथ साथ। तो पॉइंट याद रखिएगा कि इट रिलीजेस अ टॉक्सिन विच इज नोन एज सेक्सोटॉक्सिन। दिस सेक्सोटॉक्सिन का जो टॉक्सिन होता है ये आपके मोलस्क को पैरालिटिक अटैक दिलाने का काम कर सकता है। फिर उसके बाद अपन ने डिनोफ्लैजिलेट्स के बारे में देख लिया कि डिनोफ्लैजिलेट सबसे ज्यादा मरीन वाटर में पाए जाने वाले। इसका डिनोफ्लैजिलेट का शब्द अर्थ अगर अपन देखें तो इसमें 2 फ्लैजिला रहते हैं, यानी एक ट्रांसवर्स और एक लॉन्गिट्यूडनल। ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल के आप समझ सकते हैं, ट्रांसवर्स मतलब आड़ा और लॉन्गिट्यूडनल मतलब लंबाई में, ठीक है ना। ट्रांसवर्स मतलब ऐसा, लॉन्गिट्यूडनल मतलब ऐसा, ठीक है ना। फोटोसिंथेटिक कलर इसके येलो, ग्रीन, ब्राउन, रेड, ब्लू। फिर उसके बाद अगला आता है इसके अंदर जो पिगमेंट होते हैं वो है क्लोरोफिल ए और आपके फ्यूकोक्सैंथोफिल। फिर उसके बाद अगला ये आता है कि इसका जो न्यूक्लियस था वो बहुत बड़ा था जिसको अपन मीसोकैरियोसाइट्स के नाम से भी पहचानते हैं। बहुत बड़ा न्यूक्लियस था जिसको अपन मीसोकैरियोसाइट्स के भी नाम से पहचानते हैं। इसकी सेल वॉल जो होती है वो सेलुलोजिक सेल वॉल थी जो एक आर्मर स्टिफ प्लेट लाइक स्ट्रक्चर बना लेती है। डायग्राम से आप देख सकते हैं, जो गिवन डायग्राम है आपको एनसीईआरटी में, आपको जो एनसीईआरटी में गिवन डायग्राम है उसके बारे में वो कौन सा है वो तो उसने कुछ बोला ही नहीं है। यही तो एनसीईआरटी की खास बात है। एनसीईआरटी ने डायग्राम कौन सा है बोला है, वो है डिनोफ्लैजिलेट, लेकिन कौन सा प्राणी है वो नहीं बोला है कि एज इन एक स्पेसिफिकली वो प्राणी कौन सा है, और क्लासिफाइड के बारे में उसमें डायग्राम दिया ही नहीं है। तो डिनोफ्लैजिलेट्स के इसने एग्जाम्पल में क्या दिया है, डिनोफ्लैजिलेट्स में इसने सिर्फ एक गोनियालॉक्स का ही एग्जाम्पल दिया है कि रेड डिनोफ्लैजिलेट्स एग्जाम्पल गोनियालॉक्स का ही एग्जाम्पल था बस, कि डिनोफ्लैजिलेट्स का अगर आपको एग्जाम्पल पूछा गया तो आप गोनियालॉक्स के ही एग्जाम्पल याद रख सकते हैं कि डिनोफ्लैजिलेट्स का एक ही एग्जाम्पल था एनसीईआरटी के हिसाब से, दैट इज गोनियालॉक्स।
एज इन अब तक इसका एक ही एग्जांपल था, आगे जाके अपने को सिलेबस में कहीं मिले तो अपन नोट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं अपन यूग्लिनॉइड्स के ऊपर। तो यूग्लिनॉइड्स की क्या कहानी है कि यूग्लिनॉइड जो होते हैं, मेजॉरिटी ऑफ द यूग्लिनॉइड्स आर फाउंड इन फ्रेश वाटर, दे आर ऑल्सो फाउंड इन स्टैग्नेंट वाटर, यानी आपका जो खड़ा पानी रहता है, एक जगह स्थिर हुआ हुआ पानी रहता है, जैसे तालाब हो गया, तालाब का पानी कहीं बह के जा नहीं सकता, तालाब का पानी वही का वही रह जाता है। तो ये जो यूग्लिनॉइड्स रहते हैं, ये टाइप के जो प्रोटिस्ट रहते हैं आपके फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं, जैसे बहते पानी में पाए जाते थे। गंगा जी अपनी फ्रेश वाटर है, एकदम फ्रेश वाटर सोर्स है गंगा जी, ठीक है ना जी। जो उत्तरांचल अला प्रयागराज इधर जो आपका गंगा जी बहती है वो एकदम फ्रेश वाटर का सोर्स है, ठीक है ना जी। तो उत्तरांचल में तो बहुत ज्यादा फ्रेश वाटर है गंगा जी का, सही में पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। मेजॉरिटी ऑफ यूग्लिनॉइड्स आर फाउंड इन फ्रेश वाटर, दैट वाज आल्सो फाउंड इन स्टैग्नेंट वाटर, या खड़े पानी या तालाब में भी पाए जाते हैं। अब सेल वॉल तो इसमें नहीं रहती। सबसे इंपॉर्टेंट एकदम स्टार मार्क करने वाला पॉइंट है कि एकदम इसको एकदम आप नोट कर लिया जाए पॉइंट, एमसीक्यू टेस्ट में क्या नीट में भी इसके आने की चांसेस हो सकते हैं कि इसकी सेल वॉल तो नहीं रहती है, इसकी सेल वॉल तो नहीं रहती, लेकिन इसके अंदर प्रोटीन रिच लेयर रहती है जिसको अपन पेलिकल के नाम से भी जाना जाता है। इसके अंदर प्रोटीन रिच लेयर रहती है जिसको अपन पेलिकल के नाम से भी जानते है, जो इसको फ्लेक्सिबल बनाती है। ये बड़ी ही फ्लेक्सिबल इन नेचर रहती है। दो फ्लैजेला लेते हैं, एक लंबी रहती है और एक छोटी रहती है। इसमें भी दो फ्लैजिलेटेड है, ये बायफ्लैजिलेटेड है, जो एक लंबी और एक छोटी रहती है। फोटोसिंथेटिक, हाँ इसका सबसे आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट ये जो होता है, फोटोसिंथेटिक इन डे और हेटेरोट्रॉफिक इन नाइट हो जाता है। ये क्या करते हैं एनसीईआरटी वाले, उल्टा करके, एनसीईआरटी वाले सॉरी नीट वाले क्या करते हैं, उल्टा करके दे देते हैं कि आपका जो यूग्लिनॉइड था वो फोटोसिंथेटिक इन नाइट एंड आपका हेटेरोट्रॉफिक इन डे, या ऑलवेज इट इज हेटेरोट्रॉफिक या ऑलवेज इट इज फोटोसिंथेटिक। गलत, ये जो रहेगा ये फोटोसिंथेटिक इन डे एंड हेटेरोट्रॉफिक इन नाइट, पर ये खाता जरूर रहेगा। ये आदमी ऐसा है कि भैया खाना तो चालू रहना चाहिए, काम तो कारखाना तो चालू रहना चाहिए, कारखाने में बंदी नहीं आनी चाहिए, भले ही सूरज ज्यादा हो या ना हो, अपना कारखाना चालू रहना चाहिए। तो भैया ये हेटेरोट्रॉपिक मोड से काम करेगा नाइट में, और फोटोसिंथेटिक मोड से तो वैसे भी नॉर्मली काम करता ही था। पिगमेंट्स आर आइडेंटिकल टू हायर प्लांट्स, एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें नोट करे गए हैं। ये 4 पॉइंट जो मैंने बताए कि एक तो उसमें पेलिकल सेल वॉल की जगह प्रोटीन रिच पेलिकल रहती है जो आपको उसको फ्लेक्सिबल बना देता है, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 था कि भैया वो जो आपका ये जो रहता है यूग्लिनॉइड वो फोटोसिंथेटिक इन डे एंड हेटेरोट्रॉपिक इन नाइट रहता है। फिर पॉइंट नंबर 3, इसके अंदर 2 फ्लैजेला, एक शॉर्ट और एक लॉन्ग। ये आपको क्या करेंगे, लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स जो अपन ने डिनोफ्लैजिलेट्स में देखा था वो आपको यूग्लिनॉइड में दे देंगे, और आपको फिर क्या बोलेंगे कि दे हैव 2 फ्लैजेला विच इज 1 शॉर्ट एंड दे हैव 2 फ्लैजेला विच इज लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसफर फॉर यूग्लिनॉइड्स। ये स्टेटमेंट सरासर गलत हो जाएगा क्योंकि यूग्लिनॉइड्स हैव 2 flagella, but the 2 flagellas are not transverse and longitudinal, they are instead long and short. अगला पॉइंट जो आता है, pigments are identical to the higher plants। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लांट है कि भैया which group of the विच डिवीजन के नहीं कह सकते, डिवीजन कह सकते, हाँ, विच डिवीजन ऑफ द प्रोटिस्ट इज हैविंग पिगमेंट्स आइडेंटिकल टू द हायर प्लांट। आपके ऑप्शन में अगर आपको यूग्लिनॉइड्स मिला तो एकदम झमाझम उसको टिक कर दिया जाए। एग्जांपल इसका यूग्लिना, नाम से ही पहचाना जा सकता है कि यूग्लिनॉइड का एग्जांपल यूग्लिना। इसका डायग्राम एनसीईआरटी में गिवन है, फ्लैजेला देख के आप पहचान सकते हैं कि भैया जिसकी फ्लैजेला बहुत ही क्लियरली विजन है। डिनोफ्लैजिलेट्स में सिर्फ एक ही फ्लैजेला विजिबल थी, लेकिन इसमें कैसी है, 2 फ्लैजेला विजिबल है आपको, ठीक है ना जी। चलिए अगला आता है स्लाइम मोल्ड्स के बारे में। स्लाइम मोल्ड्स के बारे में अगर मैं पढ़ूं तो सैप्रोफाइटिक प्रोटिस्ट रहते हैं। सैप्रोफाइटिक प्रोटिस्ट यानी डेड ऑर्गेनिजम्स पे अपना जीवन बसर करने वाले प्रोटिस्ट को अपन सैप्रोफाइटिक प्रोटिस्ट कहते हैं। सुटेबल कंडीशंस में ये प्लाज्मोडियम फॉर्म करते हैं। सुटेबल कंडीशन में ये प्लाज्मोडियम फॉर्म करते हैं। अनसुटेबल कंडीशन में स्पोर फॉर्मेशन का, रिप्रोडक्शन का एक तरीका वापरते हैं। अपन ने क्या देखा, ये सैप्रोफाइटिक प्रोटिस्ट से मतलब जो डेड एंड लिविंग डेड के ऊपर अपना जीवन बसर करते हैं। ये कोई प्रोटोसिंथेटिक या केमोसिंथेटिक नहीं है बाकियों के जैसा, फोटोसिंथेटिक तो बिल्कुल भी नहीं है, ये सैप्रोफाइटिक प्रोटिस्ट है, ठीक है ना जी। ये जो होते हैं आपके अपना सुटेबल कंडीशन में प्लाज्मोडियम बनाएंगे और अनसुटेबल कंडीशन में स्पोर फॉर्मेशन कर देंगे। स्पोर जो होते हैं बहुत ही एक्सट्रीमली रेजिस्टेंट कवरिंग के बने रहते हैं, बड़ी ही आपके एक्सट्रीमली रेजिस्टेंट कवरिंग के बने रहते हैं, ठीक है ना जी। बहुत ही रेजिस्टेंस मतलब उसके ऊपर कुछ भी तरह का कोई भी आप कार्य उसका कुछ कर ही नहीं, उसका बिगाड़ ही नहीं सकते। स्पोर का इतना भयंकर मटेरियल का बना रहता है वो, इसलिए तो वो अनसुटेबल कंडीशन में स्पोर बना लेता है।
दे आर डिस्पर्स बाय द एयर करंट। अपन ने द प्लांट चैप्टर जो है आगे अपन, आपको बेसिक तो आइडिया रहना ही चाहिए, भले ही अपन ने वो चैप्टर पढ़ा हो कि ना हो, इतना तो बेसिक आइडिया रहना ही चाहिए अगर आप बायो में घुसे हो, कि अपना जो स्पोर जो रहते हैं वो एयर करंट द्वारा आपके प्लांट्स के एक प्लांट पे से दूसरे प्लांट के एंथर से लेके तो दूसरे प्लांट के आपके स्टाइल तक, पिस्टिल तक आपकी वो उड़ा के लेके चला जाता है एयर करंट के द्वारा। तो वैसे ही इसमें भी क्या होता है, जो स्पोर फॉर्मेशन रहता है एक स्लाइम मोल्ड से दूसरे स्लाइम मोल्ड तक चला जाता है, इसके एयर करंट्स के द्वारा ये ट्रांसफर किए जाते हैं। सुटेबल कंडीशन में प्लाज्मोडियम बनाएगा, अनसुटेबल कंडीशन में स्पोर बनाएगा। स्पोर जो होते हैं एक्सट्रीमली रेजिस्टेंट कवरिंग देती है और जो एयर करंट के द्वारा डिस्पर्स किए जाते हैं। ओके, ये फ्रूटिंग से डिफरेंशिएट होके प्लांट क्या करते हैं, प्लाज्मोडियम जो होता है इसका, ये फेवरेबल कंडीशन में रहता था, वो डिफरेंशिएट होके फ्रूटिंग बॉडी बनाई। फ्रूटिंग बॉडी को होता है, फ्रूटिंग बॉडी जो है अपनी, अपन उसको ही स्पोर कहते हैं। एक बात जो स्पोर के अपने इंपॉर्टेंट है जो याद रखनी है वो है कि स्पोर को एक ट्रू सेल वॉल होती है। एक पॉइंट अब इसमें कंफ्यूजन आप ये क्रिएट कर सकती है कि स्लाइम मोल्ड डज नेवर हैव अ सेल वॉल इन देयर एंटायर लाइफ। गलत, स्लाइम मोल्ड नेवर हैव अ सेल वॉल इन देयर एंटायर लाइफ, सरासर गलत स्टेटमेंट होगा, क्योंकि स्लाइम मोल्ड जब आपके फेवरेबल कंडीशन में थे तो वो प्लाज्मोडियम बनाते, तो उनमें तब तो सेल वॉल नहीं रहेगी। लेकिन जब स्लाइम मोल्ड आपके अनफेवरेबल कंडीशन में आपके स्लाइम मोल्ड जो रहेंगे वो अगर आपका स्पोर फॉर्मेशन करेंगी तो स्पोर फॉर्मेशन वाले स्लाइम मोल्ड के अंदर आपकी सेल वॉल प्रेजेंट रहेगी, वो भी ट्रू सेल वॉल प्रेजेंट रहेंगी। बाकी एनसीईआरटी में इसका ये वर्णन तो मुझे नहीं लगता कि दिया कि वो सेल वॉल भले ही अपनी आपका सेल वॉल का क्या मटेरियल है इसके बारे में तो नहीं है, ठीक है ना जी। चलिए, तो अपन ने ये देख लिया कि भैया स्लाइम मोल्ड क्या चीज थी। ये हाँ, एक पॉइंट अब जो रह रहा है स्लाइम मोल्ड्स के बाबत वो है इसकी जो बॉडी रहती है, बॉडी मूव्स अलोंग द डीकेइंग ट्विग्स एंड लीव्स एनगल्फिंग द ऑर्गेनिक मैटर। सैप्रोफाइटिक का मतलब ही ये था ना कि डेड एंड डीकेइंग, तो डेड एंड डीकेइंग एनिमल नहीं, डेड एंड डीकेइंग ट्विग्स एंड लीव्स, मतलब समझो अगर अपनी झाड़ है, झाड़ पे की कुछ पत्तियां जो होती है या जो छोटी छोटी डंडियां जो होती है वो जिसके ऊपर रैचेस जिसको बोलते हैं अपन मॉर्फोलॉजी एंड फ्लावरिंग प्लांट्स में आपको रैचेस जो होती है, सूखी रैचेस या ब्रांचेस या ट्विग, तो वो जो अगर सूख जाती है तो ये स्लाइम मोल्ड्स क्या करते हैं, उसके ऊपर से अपना न्यूट्रिशन एक्सट्रैक्ट कर अपना गुजर बसर कर लेते हैं, ठीक है ना जी। सूटेबल कंडीशन में ये एग्रीगेशन बनाएंगे जिसको अपन प्लाज्मोडियम के नाम से जाना जाता है, जो होता है सेवरल स्पीड तक आपके उगके स्प्रेड हो सकते हैं। लेकिन अनफेवरेबल कंडीशन में प्लाज्मोडियम डिफरेंशिएट होकर फ्रूटिंग बॉडी बनाता है जिसको अपन स्पोर के नाम से भी जानते हैं। जो फ्रूटिंग बॉडी होती है, फ्रूटिंग बॉडी के टिप पे स्पोर होती है। हाँ, ये अपना एक पॉइंट चुक रहा था, अपन बोल रहे थे कि अपने से क्या होता है, अपन पूरे उसको स्पोर बोलते हैं जाने अनजाने में। नहीं, फ्रूटिंग बॉडी अलग चीज रहती है और उसके ऊपर बनता स्पोर अलग चीज रहती है, समझिए इस बात को। फ्रूटिंग बॉडी कैसे रहती है, कुछ फ्रूटिंग बॉडी इस तरह से रहती है और इसके ऊपर ऐसा एक स्पोर बनता है। तो ये जो इतना पार्ट जो रहेगा ये मेरा स्पोर रहेगा और ये मेरी फ्रूटिंग बॉडी रहेगी और ये मेरा स्पोर रहेगा। स्पोर जो रहता है बड़े एक्सट्रीमली रेजिस्टेंट रहती है कवरिंग में, तो ये स्पोर जो होता है उसके ऊपर आपका उसके टिप पे स्पोर बेयर होता है। स्पोर को ट्रू सेल वॉल रहती है, एक्सट्रीमली रेजिस्टेंट कवरिंग रहती है, बहुत सालों तक सर्वाइव होने की क्षमता रखती है विपरीत यानी एडवर्स कंडीशन में। स्पोर जो होते हैं एयर करंट द्वारा फैलाए जाते हैं। अपन अब अगली बात करते हैं, दैट इज अबाउट द प्रोटोजोअन्स। तो प्रोटोजोअन्स के जो 5 प्रकार थे, प्रोटोजोअन जो थे अपने हेटेरोट्रॉफिक इन नेचर थे। प्रोटोजोअन जो थे अपने हेटेरोट्रॉफिक इन नेचर थे, प्रेडेटर या पैरासाइटिक इन नेचर रहते हैं। हेटेरोट्रॉफिक तो थे लेकिन हेटेरोट्रॉफिक में किस प्रकार के थे, क्या तो शिकारी के फॉर्म में रहेंगे या तो आपके चिपके लालची लोगों के तरीके से रहेंगे। दुनिया में कभी भी याद रखना 3 तरह के लोग रहते हैं। एक तो स्वबल पे खड़े रहने वाले लोग, यानी अपना अपना काम करेंगे, अपनी मेहनत से करेंगे और फिर अपना एक मुकाम हासिल करके फिर अपना एक सब कुछ सेल्फ मेड बोलते हैं इंग्लिश में अपन, है ना। फिर दूसरे तरह के लोग रहेंगे जो पैरासाइटिक रहेंगे, जो मतलब आपके गोल्ड डिगर लड़कियां हो गई या जो गोल्ड डिगर जवाई हो गए या लड़के हो गए या आपके कतई जो दोस्त हो गए जो अपने या जो बाप के पैसों पे अय्याशियां करने वाले लोग थे या वैसे वाले लोग, तो वो सब किसी पैरासाइट के नेचर में है। या प्रीडेटर्स हो गए। प्रीडेटर कैसा कि भैया किसी सेल्फ मेड आदमी ने कुछ बनाया तो एक बड़ा ही स्ट्रांग आदमी जो उससे
थोड़ा सा स्ट्रांग है उस आदमी से तो वो उसको शिकार कर लेगा। तो शिकारी स्वभाव के लोग, तो दुनिया में कभी भी 3 स्वभाव के लोग होते हैं, एक तो पैरासाइट या तो सेल्फ मेड, नहीं तो शिकारी लोग। तो ये जो होते हैं हेटेरोट्रॉफिक होते हैं, यानी ये प्रेडेटर और पैरासाइटिक इन नेचर होते हैं। हाँ, थोड़ा लंबा लेक्चर, थोड़ा सा क्या बोलते, थोड़ा सा इस बारे में जरा मैंने लंबा बोल दिया होगा, लेकिन जीवन का सूत्र है, हमेशा याद रखिएगा। प्रिमिटिव रिलेटिव्स ऑफ एनिमल, प्रोटोजोन। हाँ, इसका एक पूछा जा सकता है प्रोटोजोन में से एक एमसीक्यू जो एकदम तरक करके आ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर नोन एज द प्रिमिटिव रिलेटिव्स ऑफ एनिमल। डायरेक्ट एनसीईआरटी की लाइन है कि इनको अपन प्रिमिटिव रिलेटिव्स ऑफ एनिमल्स कहते हैं। ये डायरेक्ट एनसीईआरटी की लाइन है, अगर आपको दिख पा रही होंगी तो जी, ये डायरेक्ट एनसीईआरटी की लाइन है कि ये जो होते हैं प्रिमिटिव रिलेटिव्स ऑफ एनिमल होते हैं। इनकी 4 मेन कैटेगरीज रहती है, एक अमीबॉइड प्रोटोजोन, एक फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन, एक सीरिएटेड प्रोटोजोन और एक स्पोरोजोन यानी स्पोर फॉर्मिंग प्रोटोजोन्स। तो अपन एक एक करके इन चारों कैटेगरीज को देखेंगे, जिससे अपन आज अपना प्रोटिस्ट वाला जो पार्ट है वो खत्म करके कल अपन फंगाई वाला पार्ट देख सके। चलिए आगे देखते हैं अपन प्रोटोजोन वाला पार्ट। प्रोटोजोन्स के अपन ने 4 क्लास देखने, अमीबा, फ्लैजिलेटेड, सीलिएटेड और स्पोरोजोन प्रोटोजोन्स। तो सबसे पहले देखते हैं अमीबियोइड प्रोटोजोन या अमीबा, जिसको अपन प्यार से कहते हैं। अमीबा जो है वो प्रीडेटर नेचर के रहते हैं। अपन ने देखा था कि प्रोटोजोन या तो प्रोटोजोन जो रहते हैं हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन फॉलो करते हैं, ठीक है ना। उसमें भी उसके 2 प्रकार है, या तो वो प्रीडेटर रहेगा तो वो पैरासाइटिक रहेगा। तो ये जो अमीबा जो रहते हैं वो प्रीडेटर फॉर्म में रहते हैं। ये क्या करते हैं, फ्रेश वाटर के अंदर रहते हैं या मरीन वाटर के अंदर रहते हैं, मॉइस्ट सॉइल के अंदर रहते हैं, कहीं भी रहते हैं। लेकिन इनके पास क्या रहता है, इनके पास रहता है सूडोपोडिया। सूडोपोडिया के इसको अपन सब सूडो अनिपोडिया, मतलब सूडो मतलब फॉल्स, पोडिया मतलब फीट, मतलब फॉल्स फीट रहता है जो एनगल्फ करता है फूड को। ये आपको क्लास 9th या 7th में भी था इस बारे में, ठीक है ना। आपको एक आइडिया रहना चाहिए इसके बारे में। इन मरीन अमीबॉइड सिलिका हैव सिलिका शेल्स ऑन देयर सरफेस। मरीन अमीबॉइड्स में क्या होता है, उनके पास सिलिका की शेल्स होती है सरफेस के ऊपर। एग्जांपल अमीबा और एंटोमोबिया। एंटोमोबिया हिस्टोलिटिका जो है वो आपकी एलिफेंटियासिस कॉज करता है। आपके चैप्टर क्लास 12 के ह्यूमन हेल्थ डिजीज में से आपको एक कनेक्ट करके पूछा जा सकता है। ये जो पार्ट है आपके पूरा क्लास 12 का चैप्टर है, जो अपन अब जो देखने वाले है पूरा पेज, ये आपको वहां पे कनेक्ट करके मिल जाएगा, ठीक है ना। मतलब ये वहां से कनेक्ट कर सकते हैं। मैं बारी बारी में बताता जाऊंगा कि कौन सा चैप्टर किस पार्ट ऑफ नोट्स अपना किस चैप्टर से कनेक्ट हो रहा है 12th के, ठीक है ना जी। तो अपन ने क्या देखा, प्रेडेटर नेचर के रहते हैं, यानी शिकारी नेचर के लिए शिकार करने के लिए अपनी सूडोपोडिया का वापर करते हैं एनगल्फ करने के लिए फूड को। फिर उसके बाद एग्जांपल है एंटामोबिया हिस्टोलिटिका यानी एंटामोबिया और अमीबा। फिर उसके बाद इसके जो मरीन वाटर है उनके अंदर सिलिका शेल्स प्रेजेंट रहती है, लेकिन नॉर्मल वालों में कोई शेल वेल प्रेजेंट नहीं रहती है। अगला देखते हैं फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन। फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन जो होते हैं फ्री लिविंग रहते हैं, या तो पैरासाइटिक इन नेचर, या तो ये फ्री लिविंग यानी हेटरोट्रॉपिक यानी प्रेडेटर फॉर्म में भी रह सकते हैं, या तो ये पैरासाइटिक फॉर्म में भी रह सकते हैं। इनके पास फ्लैजिलेटेड है, इसलिए फ्लैजिलेटेड नाम से इसलिए जाना जाता है क्योंकि इनके पास फ्लैजिला की प्रेजेंस रहती है। फ्लैजिला की प्रेजेंस थी इसलिए इन्हें फ्लैजिलेटेड नाम से जाना जाता है। ट्राइपॉनसोमा कॉजेज स्लीपिंग सिकनेस। ट्राइपॉनसोमा कॉजेज स्लीपिंग सिकनेस, जिसको अपन कालाजार भी कहते हैं, अगर मैं चूक नहीं रहा हूं तो। अगर चूक रहा हूं तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। सीलिएटेड प्रोटोजोम, ये जो होते हैं एक्वेटिक नेचर के रहते हैं, यानी एक्वेटिक नेचर के रहते हैं, ठीक है ना जी। एक्टिव मूवमेंट विद द हेल्प ऑफ सीलिया। सीलिएटेड नाम से पहचाना जाना चाहिए। फ्लैजिला तो फ्लैजिलेटेड होगा, सीलिया है तो सीलिएटेड होगा, एक्वेटिक है। कैविटी कॉल्ड गलट। हाँ, इनके पास एक कैविटी रहती है गलट, जो फूड को आपका इसमें गलट में जाता है। जो भी फूड होता है ना इसका, ये सारा गलट में जाता है। तो अ रो ऑफ सीलिएटेड डायरेक्ट द फूड इनटू द गलट बाय अ कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट। एग्जांपल पैरामोशियम। पैरामोशियम के अंदर क्या रहती है, सीलिया रहती है, ये कुछ इस तरह से रहती है, ये इसकी सीलिया रहती है। और ये फूड पकड़ने के बाद क्या करेंगे, ये गलट के अंदर, ये जो होती है ये आपकी गलट रहती है, तो ये गलट के अंदर ये भी जाएगी। कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट, ये जो सीलिया है ऊपर, ये जो रहेगी ये आपकी सीलिया रहेंगी, ओके, बाय कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट। एग्जांपल पैरामोशियम। स्पोरोजोन्स की बात करें तो प्लाज्मोडियम एक बहुत बड़ा एग्जांपल है। प्लाज्मोडियम जो अपने को प्लाज्मोडियम वाइवास, प्लाज्मोडियम फॉल्सिपेरम, प्लाज्मोडियम मलेरी और प्लाज्मोडियम वाइवास, फॉल्सिपेरम, मलेरी और एक और है बैंक, शायद बैंक नहीं, वो तो पूछे बैंक नहीं, 3 है 4 है वो एक्चुअली।
तो आप अगर आपको याद आ रहा होगा तो चौथा वाला आप बोल सकते हैं। ये 3 मेरे को याद है, चौथा आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ कि एक तो प्लाज्मोडियम वैल्वैक्स, प्लाज्मोडियम मलेरिया, प्लाज्मोडियम फाल्सिपेरम, और जो आपका मलेरियल पैरासाइट रहते हैं, मलेरिया कॉज करने वाले वो रहते हैं, इसको अपन स्पोरोजोअन कहते हैं। अपन ने जो मलेरिया वाला चार्ट जो ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में देखना है, उसमें वो पूरा एक गैमेटोफाइटिक लाइफ साइकिल, एक स्पोरोफाइटिक लाइफ साइकिल, उसमें बहुत ही डीप में ये जो पार्ट है, ये जो पूरा पार्ट है, ये आपकी ह्यूमन हेल्थ डिजीज में एक पूरा पेज भर के इसके ऊपर चार्ट बना हुआ है। जो रिपीटर या 12th के बच्चे हैं उनको पता है मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। चलिए, तो अपन ने ये देख लिया था आपके प्रोटोजोन्स के बारे में। अपन एक क्विक रिवीजन देख लेते हैं। यहाँ पे साइड साइड में मैंने हिंदी वाले नोट्स भी बना के रखे हैं, जब तक आपको समझिए। अगर आपकी टेस्ट है कल सुबह और आपको ये चैप्टर रिवाइज करना है, तो क्या आप क्या करेंगे, आप पटकन एकदम ये हिंदी वाले नोट्स आप, हाँ भाई प्रेडेटर है, ठीक है, शिकार कर सकते हैं सूडोपोडिया की मदद से, फिर एंटामोबिया, हिस्टोरेटिका अमीबा एग्जाम्पल है, मरीन वालों में सिलिका शेल लेते हैं, एकदम ऐसा फास्ट रिवीजन होना अपना। ये साइड के तो अपने मेन, जब आप चैप्टर की स्टडी कर रहे हैं तब आपको काम आएंगे, लेकिन ये जो इसके पेंसिल में लिखे हुए ये आपको फास्ट रिवीजन में काम आएंगे, है ना। तो अमीबा में कैसा रहता है, अमीबा प्रेडेटर रहते हैं, ये शिकार करने के लिए आपका सूडोपोडिया वापरते हैं। फिर उसके बाद ये जो आपके रहते हैं, आपने इनमें मरीन वाले जो रहते हैं, ये मरीन वालों में ये इनकी सिलिका शेल पाई जाती है, नॉर्मल वालों में पाई नहीं जाती है। एग्जांपल एंटोमोबिया और अमीबा। उसके बाद अगला आता है आपका, दिख रहा है ना, फ्लैजिलेटेड। फ्लैजिलेटेड जो है, फ्लैजिलेटेड, इनको फ्लैजिलेटेड इसलिए कहा जाता है कि इनमें फ्लैजिला की प्रेजेंस रहती है। फिर उसके बाद इनके अंदर जो रहता है, क्या कहते हैं, इनकी जो फ्लैजिला रहती है कि इनको मूवमेंट में मदद कर सकता है, फ्री लिविंग होते हैं या पैरासाइटिक भी रह सकते हैं। ट्राइपॉन समझ होता है, काला आजार एंड स्लीपिंग सिकनेस कॉज करता है। अपना सीलिएटेड आ जाए, सीलिएटेड इसलिए कहा जाता है कि उनमें सीलिया की प्रेजेंस रहती है। इनके अंदर एक गलत रहता है, जो सीलिया की मूवमेंट से जो फूड एनगल्फ हो जाता है वो उसमें ट्रांसफर किया जाता है बाय अ कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट। एग्जांपल पैरामोशियम। स्पोरोजोअन, स्पोरोजोअन जो रहते हैं वो प्लाज्मोडियम है। स्पोरोजोअन के पूरा लाइफ साइकिल वो सब आपको ह्यूमन हेल्थ डिजीज में पूरा एक चार्ट है, उसमें आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझा दिया जाएगा। तो अपन ने इस तरह से अपना आज का लेक्चर खत्म कर लिया, जिसमें अपन ने किंगडम प्रोटिस्टा के बारे में देखा था, जिसमें क्राइसोफाइट, डायनोफाइट्स, यूग्लिनोइड्स, स्लाइम मोल्ड्स और प्रोटोजोअन्स थे। क्राइसोफाइट्स में अपन ने क्या देखा था, क्राइसोफाइट्स के जो इंपॉर्टेंट 3 पॉइंट्स में अगर बोल दूं तो भैया वो सोप के जैसा स्ट्रक्चर बनाता, डायटेम्शियस अर्थ बना लेता, जो आपका सिलिका के इसमें रिच रहता है। फिर उसके बाद उसमें ग्रिटी नेचर के कारण उसके ऑयल एंड प्यूरिफिकेशन में वो काम आ जाता है। फिर उसके बाद अपन ने डिनोफ्लैजिलेट्स के बारे में कहता है, 2 फ्लैजिलेट, लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसवर्स, ये बात याद रखना, लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसवर्स 2 फ्लैजिलास थे उसके अंदर। वो रेड टाइड कॉज करता है। रेड टाइड कौन करने वाला कौन था, गोनियोलॉक्स यानी गोनिया। गोनिया के मल्टीपल रैपिड मल्टीप्लिकेशन के कारण पूरे समुद्र को लाल कलर दे देता था। उसके बाद एक सेक्सोटॉक्सिन नाम का वो टॉक्सिन भी रिलीज करता था, जिसकी वजह से मोलस्क को पैरालिटिक अटैक आ जाता था। ये आपके चैप्टर एनिमल किंगडम से कनेक्ट किया जा सकता है। फिर उसके बाद अगला जो पॉइंट था कि अपना इसका क्राइसोफाइट्स का एक प्लांट मैं भूल रहा था, वो था कि वो फ्लोट्स पैसिवली इन द वाटर, मूविंग, बहते पानी वो पैसिवली फ्लोट करता है, यानी प्लैंकटन के फॉर्म में फ्लोट करता है। फिर उसके बाद अगला जो था अपना यूग्लिनॉइड्स था। यूग्लिनॉइड जो था अपना, उसका एग्जांपल था यूग्लिना। उसके पास जो थे वो भी बाइफ्लैजिलेटेड ही है, लेकिन उसका एक शॉर्ट और एक लॉन्ग फ्लैजिला था। उसके पास सेल वॉल नहीं थी, लेकिन प्रोटीनेशियस रिच लेयर जो थी उसकी पेलिकल थी, जिसको शेपलेस बना देती थी। फिर उसके बाद अगला आता था अपना स्पोर। स्पोर जो था अपना, अपनी फेवरेबल कंडीशन में प्लाज्मोडियम बनाता था, लेकिन अनफेवरेबल कंडीशन में फ्रूटिंग के द्वारा वो अपना क्या बना लेता था, वो बना लेता था आपका फ्रूटिंग के माध्यम से आपका स्पोर फ्रूटिंग बॉडी बनाता था। आपके डिफरेंशिएशन के माध्यम से, सॉरी मैं सीक्वेंस चुक रहा था, डिफरेंशिएशन के माध्यम से वो फ्रूटिंग बॉडी बनाता था, जिसके टिप के ऊपर आपका स्पोर रहता था, जिसके हाईली रेजिस्टेंट कवरिंग रहती थी, और वो एयर करंट्स के द्वारा आपका उसको वो कर दिया जाता था, क्या बोलते, बिखेर दिया जाता था, स्प्रेड कर दिया जाता था। अगला आता है प्रोटोजोन। प्रोटोजोन जो था आपका, प्रोटोजोन जो था हेटरोट्रॉपिक था। हेटरोट्रॉपिक में या तो वो प्रेडेटर रह सकता है, तो पैरासिटिक रह सकता है। प्रेडेटर या तो वो फ्री लिविंग नेचर का रहेगा। फिर उसके बाद उसका एक लाइन जो थी कि जो प्रोटोजोवन की सबसे ज्यादा हिट है कि दे आर द क्लोज रिलेटिव्स ऑफ द एनिमल। फिर उसके बाद अपना जो था अगला प्रोटोजोवन के 3 अमीबियॉइड, फ्लैजिलेटेड, सिलेटेड, स्पोरोजोवन, ये अपन ने अभी जस्ट 2 मिनट पहले ही देखा। तो अपना इस तरह से अपना आज का लेक्चर समाप्त होता है, जिसमें अपन ने प्रोटिस्ट किंगडम के बारे में देखा। कल अपन किंगडम फंगाई के बारे में देखेंगे। किंगडम फंगाई जिसके अंदर 4 क्लासेस है, फाइकोमाइसीटीज, एस्कोमाइसीटीज, बेस्टोमाइसीटीज और ड्यूटेरोमाइसीटीज। और अगले लेक्चर, उसके अगले परसों के लेक्चर में हम लोग देखेंगे वायरस, वायरॉइड, लाइकन्स एंड, हाँ बस इतना ही, ठीक है, ये इतना ही था इसमें, वायरस, वायरॉइड एंड लिकन्स। चलिए फिर आज के लिए बस इतना ही। आप इसके नोट्स बना लीजिए, इसकी प्रैक्टिस कीजिए एमसीक्यू की। आशा करता हूँ आपको आज का लेक्चर समझाऊंगा, ठीक है ना जी। तो चलिए मिलते हैं कल के लेक्चर में, तब तक के लिए प्लीज टेक केयर, स्टडी हार्ड एंड स्टडी स्मार्ट। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग फॉर टुडेज लेक्चर। बाय बाय, टेक केयर।